जय हिंद आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक में 1275 जो एग्ज़ाम हुआ था मेंस का, उसका क्वेश्चन पर हम कंप्लीट कर रहे थे। इसके पहले वाले क्लास में हम 50 क्वेश्चन एक ही क्लास में जो है सारा हम करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो पहले वाला क्लास को देख लीजिएगा, उसमें आपको 50 क्वेश्चन का डिटेल के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे जो है 50 क्वेश्चन बचा हुआ उसमें आगे का कंप्लीट करते हैं। तो पहले आप लोग पहले क्लास को हर जगह शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो PDF है, जैसे ही क्लास ख़त्म होगा पूरा 1 से लेकर 100 तक पूरा क्लास ख़त्म हो जाएगा, तो 1 से लेकर 100 तक पूरा डिटेल के साथ PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से है। उस लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इस क्लास का जो है ना PDF सारा मिल जाएगा। तो चलिए आगे का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान पर देखिए कि जो है ना, इसमें हम 6 सेट करवा चुके हैं। 6 सेट एक नोट्स करवा चुके हैं। टोटल 7 सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। आप लोग जाके राहुल स्टडी जो जिस चैनल पे आप क्लास देख रहे हैं, इसको आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको सारा क्लास 6 सेट और जो है एक प्रीवियस मतलब 6 जो है ना प्रीवियस क्वेश्चन और 1 सेट हम खत्म करवा चुके हैं। इसमें कौन कौन करवाए हैं? तो 64 पोस्ट का 2023 में एग्जाम हुआ था, PT में से ख़त्म करवा चुके हैं। 64 पोस्ट का जो 2024 में एग्जाम हुआ था PT मेंस का, उसका भी खत्म करवा चुके हैं। और 1275 का जो PT एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का और सेकेंड शिफ्ट का, ये 6 सेट हम टोटल डिटेल के साथ हम खत्म करवा चुके हैं। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और एक जो है सेट करवाएं, जो नोट्स होता है ना, नोट्स होता है, जो इंपॉर्टेंट नोट्स तरह बीच में जो नोट्स रहता है वो खत्म करवा चुके हैं। जैसे सीरियल वाइज पूरा ब्लैक चल रहे हैं, जैसे नोट्स आएगा प्रीवियस क्वेश्चन आएगा, वैसे ही आपका जो है ना पूरा बुक इस प्रकार खत्म करवाया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारा अपडेट मिलते रहेगा और PDF वगैरह सारा कुछ जो है ना, सारा कुछ भी उस पर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बिहार दरोगा जो है ना, बिहार दरोगा 1275 का जो एग्ज़ाम हुआ था मुख्य परीक्षा का, कब एग्ज़ाम हुआ था? 25/2/2024 को एग्ज़ाम हुआ था। इसी का पेपर जो है ना पूरा 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आगे 51 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से देखिए, ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है ना, पूरा डिटेल के साथ जो है ना आपको इसी चैनल पे पूरा ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक और वो जो भी प्रैक्टिस सेट होता है आपको अच्छे तरीके से इस चैनल पे करवाया जाता है। आपको पता होगा कि एक सेट को पूरा खत्म करने में 2.5 से 3 घंटा लगता है। पूरा डिटेल के साथ आपको क्लास मिलता होगा। इसलिए आप लोग को कर्तव्य बनता है कि हर ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। जो भी जिनका मतलब लगता है कि नहीं मेरा क्वेश्चन बैंक अच्छे से याद करना है, रिविजन करना है, तो उनको जो है इस चैनल से बहुत ज़्यादा उनको लाभ मिलेगा। तो सभी लोग को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 करा है। इसके पहले ना पहले वाले क्लास में हम 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आप लोग पहले वाला क्लास को देख लीजिएगा और बाकी आगे का क्वेश्चन नंबर 51 से कंप्लीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 कर रहा है अनुच्छेद 21 का जो संबंध है ना वो किससे है? बताइए। अनुच्छेद का जो 21 का संबंध है वो किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B। क्या होगा? B। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 21 का जो संबंध है वो किससे है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से। क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। देखिए कह रहा है कि अनुच्छेद 21 का जो संबंध है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से है। अनुच्छेद 21 में बारे में बोल रहा है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जो है ना वंचित नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा, कह रहा है अनुच्छेद 21 कह रहा है, तो याद रखिए पहले तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 21 का जो संबंध है उस किससे संबंधित है? तो इसका संबंध मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से। कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 21 है। अनुच्छेद 21 के बारे में बोल रहा है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा और अधिकार, ठीक है, के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से क्या है? तो वंचित नहीं किया जा सकता है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से जो है ना 35 तक मूल अधिकारों की जो है ना चर्चा है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि मूल अधिकारों का जो चर्चा है वो किस भाग में है? तो भाग 3 में, याद रखिएगा। तो मूल अधिकारों का चर्चा किस भाग में है? तो भाग 3 में है। और कितना से कितना अनुच्छेद के बीच है? तो याद रखिए 12 से 35 तक किसका मतलब वर्णन किया गया है? तो मूल अधिकारों का चर्चा किया गया है। ठीक है, और किस भाग में? तो भाग 3 में है। आगे कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है कि भारतीय वर्तमान संविधान में 6 प्रकार के जो है ना मौलिक अधिकार की चर्चा है। तो वर्तमान संविधान में जो है ना 6 प्रकार के मौलिक अधिकार की चर्चा है।
पहला देखिए कह रहा है समता का अधिकार। समता का अधिकार कितना है? तो 14 से 18 है। देखिए ठीक है, समता के अधिकार क्या है? तो 14 से 18, उसमें 6 प्रकार का मूल्य जो है ना दिया हुआ। देखिए पहला क्या है? समता का अधिकार है तो 14 से 18। दूसरा क्या है? तो स्वतंत्रता का अधिकार कितना है? तो 19 से 22 है। तो कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भारतीय मतलब वर्तमान संविधान में जो है कितने प्रकार का मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया? तो 6 प्रकार किया गया है। क्या 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 है? तो पहला है समता का अधिकार 14 से 18, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना? अनुच्छेद 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा कितना? तो 25 से 28 है, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार बोलेगा कितना? अनुच्छेद 29 से 30 है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलेगा कितना? आर्टिकल 32 में। इससे जो है ना क्वेश्चन बिहार दरोगा में 1-2 बार पूछ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए इस सब पॉइंट को ना याद रखिएगा। तो याद है कि भारतीय संविधान में जो है ना 6 प्रकार के मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। तो पहला क्या है? तो समता का अधिकार है। समता का अधिकार क्या है? 14 से 18 है। और स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा तो क्या है? स्वतंत्रता के मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 19 से 22 हो जाएगा। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, और शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलेगा तो 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा तो 25 से 28, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार बोलेगा तो 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर बोले थे, वो किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 32 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाइए 52 पे। कह रहा है कि पहाड़ों पर जल उबलता है, बताइए किस पर? कह रहा है कि पहाड़ों पर जल जो उबलता है, बताइए किस पर, कितना ताप पर उबलता है? बताइए यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, समुद्र के तल से कम ताप पर उबलता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि पहाड़ों पर जो जल उबलता है वो कैसे उबलता है? तो समुद्र के तल से कम ताप पे क्या होता है? उबलता है। ये कह रहा है कि पहाड़ों पर जल समुद्र के तल से कम ताप उबलने लगता है। समुद्र तल पर जल का क्वथनांक जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो याद रखिएगा कि समुद्र तल पर जल का जो क्वथनांक होता है कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर जल उबलने लगता है। जिसके विपरीत पहाड़ों पर दाब कम होने के कारण जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है? कम हो जाता है, और वह कम ताप पर ही क्या लगता है? उबलने लगता है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। चलिए आगे देखिए, कह रहा इसी कारण, कह रहा है ना इसी कारण प्रेशर कुकर जो है, इसी कारण प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है? जिससे जल की गुप्त ऊष्मा का मान बढ़ जाता है, फलस्वरूप खाना जल्दी पक जाता है। इसके विपरीत पहाड़ों पर दाब कम होने के कारण क्वथनांक घट जाता है और खाना जो है ना देरी से पकता है। यह पकने में क्या होती है? कठिनाई होती है। यही कारण होता है। ठीक है, तो कह रहा है इसी कारण क्या होता है ना कि प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने पे क्या होता है? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे जल की गुप्त ऊष्मा का जो मान होता है वो बढ़ जाता है, और फलस्वरूप खाना जल्दी पक जाता है। इसके विपरीत पहाड़ों पर क्या होता है? दाब कम होने के कारण क्या होता है? क्वथनांक वहाँ पे क्या होगा? घट जाएगा, और खाना देरी से पकता है। यह पकने में क्या होती है? मतलब परेशानियाँ होती, मतलब कठिनाइयाँ होती है। चलिए आगे देख रहा है, कह रहा है कि दाब कम होने के कारण जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो उसके नाक से खून आने लगती है, क्योंकि उस समय व्यक्ति का जो आंतरिक दाब बाह्य दाब से क्या होता है? अधिक होता है। तो कह रहा है कि दाब कम होने के कारण ही जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो नाक से खून आने लगती है, क्योंकि उस समय व्यक्ति का जो आंतरिक दाब होता है बाह्य दाब से क्या होता है? तो अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे कह रहा है कि आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष जो है ना किसे कहा जाता है? बताइए आधुनिक भारत का जो प्रथम पुरुष है वो किसे कहा जाता है? तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को जो है ना आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष कहा जाता है। तो कह रहा है कि आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और आइए देखिए, कह रहा है कि राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ 1774 ईस्वी में राधानगर नामक बंगाल के एक गाँव में हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, या तो क्वेश्चन को ना हमेशा हम याद करिए, क्योंकि इस क्लास में पर्पस यही है ना कि आपको सारा क्वेश्चन हम याद करवाएं। तो याद रखिए कि अगर पूछेगा कि आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था 1774 ईस्वी में राधानगर नामक जो है ना बंगाल के एक गाँव में हुआ था। और राजा राम मोहन राय ने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का क्या किया? अध्ययन किया था। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत जो है ना क्या है? बताइए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो मूल सिद्धांत है वो क्या है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिस्पर्धा है। क्या है? प्रतिस्पर्धा है। तो ये कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो मूल सिद्धांत गला काट प्रतिस्पर्धा है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक आर्थिक प्रणाली है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण के साधनों की निजी स्वामित्व की विशेषता है। याद रखिएगा। तो कह रहे हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक आर्थिक प्रणाली है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण के संसाधनों के निजी स्वामित्व की विशेषता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति
और व्यवसाय अपने स्वयं के आर्थिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और बाजार आपूर्ति और मांग के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें क्या है, निर्धारित है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति और व्यवसाय अपने स्वयं के आर्थिक निर्णय लेने के लिए क्या है, तो स्वतंत्र है और बाजार आपूर्ति और मांग के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें क्या है, निर्धारित करता है। आगे कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका आमतौर पर बाजार को विनियमित करने और निजी संपत्ति अधिकारों की जो है ना रक्षा करने तक क्या है, तो सीमित है। आगे कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यवसायों के लिए लाभ प्राथमिक प्रेरणा है और प्रतिस्पर्धा को नवाचार और दक्षता के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में जो है ना देखा जाता है। आगे कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं क्या क्या है, तो देखिए पहला निजी संपत्ति है, दूसरा मुक्त बाजार है, तीसरा लाभ का मकसद है और आगे ये कह रहा है कि गला काट प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा है और सरकार का सीमित अधिकार है और छठा क्या उपभोक्ता है और सातवां क्या है, श्रम विभाजन इत्यादि है। ये सब क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या है, विशेषताएँ हैं। आगे कह रहा है कि विश्व के अधिकांश विकसित देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जैसे कहाँ, अमेरिका में है, जापान में है, यूके में है, सिंगापुर में है। तो याद रखिएगा विश्व के अधिकांश विकसित देशों में क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे में कौन कौन देश है, तो अमेरिका है, जापान है, यूके, सिंगापुर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे कह रहा है डीएनए प्रतिबंध में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का जो है ना प्रयोग होता है, बताइए। कह रहा है कि डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइगेजेज होता है। क्या होता है, लाइगेजेज। तो कह रहा है डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु जो लाइगेजेज का जो है ना प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि डीएनए के प्रतिबंधन में प्रतिबंध एंजाइमों के बड़े वर्ग से संबंधित है, जिसे न्यूक्लिएज कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सो न्यूक्लिएज और एंडो न्यूक्लिएज होता है, ठीक है। एक्सो न्यूक्लिएज कह रहा है कि डीएनए के सिरों में न्यूक्लियोटाइड हटाते हैं, जबकि एंडो न्यूक्लिएज डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थानों को क्या करते हैं, कटौती करते हैं। आगे कर रहे हैं प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए में विशिष्ट पहले डोमिनेटिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमणों को क्या करता है, पहचानता है। एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने पर प्राप्त होने वाले डीएनए खंडों के समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होते हैं, जो डीएनए लाइगेजेज की सहायता से आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे कह रहा है कि डेमेट्रियस किसके समकालीन थे, बताइए। डेमेट्रियस किसके समकालीन थे। इसका सही उत्तर होगा 56 का ऑप्शन नंबर सी, सालीसूका। क्या होगा, सालीसूका। तो कह रहा है कि डेमेट्रियस मौर्य शासक सालीसूका के समकालीन था। डेमेट्रियस प्रथम भारत पर आक्रमण या भारत की सीमा में प्रवेश करने वाला पहला इंडो ग्रीक शासक था। तो कह रहा है कि डेमेट्रियस प्रथम भारत पर आक्रमण या भारत की सीमा में प्रवेश करने वाला पहला इंडो ग्रीक शासक था और इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर क्या किया, अधिकार कर लिया। चलिए आगे कह रहा है कि इसने 183 ईसा पूर्व के लगभग पंजाब के कुछ भाग को जीतकर साकल सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। और डेमेट्रियस ने भारतीय राजा की उपाधि धारण कर और यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों में क्या है, सिक्के चलाए। तो कह रहा है कि डेमेट्रियस ने भारतीय राजा की उपाधि धारण करके यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों वाले क्या करवाए, तो सिक्के चलवाए। चलिए आगे आइए। आगे देखिए कह रहा है कि राजपाल, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि राजपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, सही चुने, मतलब सही कूट का चयन कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि राजपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, सही कूट का चुनिए। देखिए पहला क्या करा ऑप्शन में कि मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु, विधानसभा को भंग करने हेतु और राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर। क्या होगा बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 3 4 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राजपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, मतलब राजपाल जो होता है ना किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, उसके बारे में सही कथन को चुनना था ऑप्शन के अनुसार। तो जो है ना मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु सिफारिश कर सकता है और विधानसभा को भंग करने हेतु करता है और क्या है, तो राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पे करता है। कौन करता है, राजपाल राष्ट्रपति को क्या करता है, सिफारिश करता है। आगे देखा रहा है कि राजपाल राष्ट्रपति को निम्नलिखित विषयों पर सिफारिश कर सकता है। पहला क्या है, मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु, दूसरा विधानसभा को भंग करने हेतु और राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर जो है कर सकता है। ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 356 में है। आगे कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो है ना हटाया जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे कह रहा है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर जो है ना स्थित है, बताइए। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किस पर्वत पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, माउंट आबू पे है। क्या है? माउंट आबू पे। तो कह रहा है दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है। चालुक्य अथवा सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम के मंत्री सेनानायक विमल शाह ने 11वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान दिलवाड़ा जैन मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। तो कह रहा है कि चालुक्य अथवा सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम के मंत्री सेनानायक विमल शाह ने 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान दिलवाड़ा जैन मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। और यह 5 मंदिरों का क्या है? तो समूह है। देखिए पहला क्या है? तो विमल जो है ना बसाई, मतलब प्रथम जैन तीर्थंकर आदित्यनाथ को समर्पित है। दूसरा क्या है? लूना बसाई है जो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित है। और पीतल हार ये क्या है? तो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। और पार्श्वनाथ क्या है? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। और महावीर स्वामी बोलेगा तो अंतिम तीर्थंकर महावीर को क्या है? तो समर्पित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, मतलब जो है ना चिराग चंद्रशेखर शेट्टी के बारे में बोल रहा है, किस खेल से संबंधित है? बताइए। पूछा है कि ये जो खिलाड़ी हैं चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो है इनका संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बैडमिंटन से। क्या है? बैडमिंटन से है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी का संबंध जो है ना बैडमिंटन से है। आगे कह रहा है चिराग शेट्टी को जो है ना, यहाँ पे चंद्रशेखर नहीं भी याद रखेगा तो चलेगा, चिराग शेट्टी बस याद रखेगा तो आपको इजीली जो है ना याद हो जाएगा। तो चिराग शेट्टी को वर्ष 2023 में जो है ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से क्या किया? अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे कह रहा है त्वरित कार्य बल RAF किस अर्धसैनिक बल का भाग है? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो है ना, क्वेश्चन जब एग्जाम होता बहुत चर्चा में था। कह रहा है त्वरित कार्य का बल RAF किस अर्धसैनिक बल का भाग है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, CRPF का है। क्या है? CRPF का है। तो त्वरित कार्य बल RAF CRPF का भाग है। त्वरित कार्य बल RAF की स्थापना 1992 ईस्वी में दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे कह रहा है कि समाजवादी विचार किसने स्वीकार नहीं करता? बताइए। समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता? बताइए। यहाँ पे किसे स्वीकार नहीं करता इसके बारे में पूछा, बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, निजी संपत्ति। क्या होगा? निजी संपत्ति। तो कह रहा है समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है? तो निजी संपत्ति को नहीं करता है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण को करता है, पूंजी को करता है और आर्थिक समानता को जो है ना करता है। ABC को करता है, लेकिन निजी संपत्ति को क्या है? तो नहीं करता है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि समाजवादी विचार निजी संपत्ति को स्वीकार नहीं करता है। समाजवाद एक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है जिसे उत्पादन और संपत्ति के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है, जिसका नियंत्रण राज्य करता है। ठीक है। आगे कह रहा है समाजवाद की विशेषताएं क्या है? तो वर्गहीन समाज जिसमें अमीर और गरीब के बीच कोई भेद नहीं है। दूसरा कह रहा है सभी संसाधनों का समान स्वामित्व या सामूहिक स्वामित्व होता है। और तीसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आय का समान वितरण है और बाजार शक्तियों का क्या है? तो अभाव है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? बताइए। अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्विवाह। क्या होगा? अंतर्विवाह कहलाता है। तो अपनी जाति में विवाह करना अंतर्विवाह कहलाता है। अंतर्विवाह के अनुसार एक विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों को उसी वर्ग के अंदर रहने वाले व्यक्तियों से ही वर वधू को जो है ना चुनना पड़ता है। वे उस वर्ग से बाहर किसी व्यक्ति के साथ विवाह नहीं कर सकते हैं। अंतर्विवाह जो है ना दो नियम है, एक जातीय अंतर्विवाह है और एक क्या है? उपजातीय अंतर्विवाह है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है इसमें रीडिंग क्वेश्चन है, कह रहा है कि विषम संख्या चुनिए। इसमें कह रहा है विषम क्या होगा? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सिर पेट क्या होगा? ये अलग है, लेकिन पैर, टखना, हाथ कलाई, बाएं कंधा ये सब क्या है? तीनों एक समान है, लेकिन सिर पेट क्या है? तो अलग है। तो कह रहा है कि पैर में टखना होता है, हाथ में कलाई होता है एवं बाएं में कंधा होता है, जबकि सिर में क्या होता है? पेट नहीं होता। इसलिए क्या है? तो गलत, मतलब अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे कह रहा है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। बताइए कौन है? भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु है। क्या है? बेंगलुरु। तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। अब भारत के विभिन्न शहरों एवं उसके उपनाम है। देखिए, अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? बेंगलुरु कहते हैं। और बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? पानीपत को कहते हैं। रैलियों का शहर किसे कहते हैं? नई दिल्ली को कहते हैं। अब महलों का शहर किसे कहते हैं? कोलकाता को कहते हैं। और त्योहारों की नगरी बोले किसे कहते हैं? मदुरई को बोलते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे कह रहा है कि मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता है? बताइए, देखता था। बताइए। कह रहा है कि मुगल काल में पूरे राज्य का जो वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीवान देखता था। कौन देखता था? दीवान देखता था।
तो कह रहा है कि मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था दीवान नामक अधिकारी देखता था। दीवान शब्द फारसी मूल शब्द है। इस पद की स्थापना अकबर ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष किया था। यह वित्त वर्ष एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता है। आगे कह रहा है दीवान की सहायता के लिए अनेक अधिकारी होते थे, जैसे दीवाने खालिसा शाही भूमि का देखभाल करने वाले अधिकारी होता था। कौन? दीवाने खालिसा। और दीवाने तन क्या था? तो वेतन तथा जागीरों को देखभाल करने वाला था। और जो है ना आगे मुस्तौफी क्या था? तो आय व्यय का निरीक्षक था। और मुसारिफ तक क्या था? तो लेखाधिकारी था। चलिए आगे आइए। आगे कह रहा है कि अमील क्या था? तो अकबर ने अपने शासन के 18वें वर्ष के इस पद का गठन किया। यह परगने का वित्त अधिकारी होता था। और आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में अमल गुजार जिला में राजस्व का प्रमुख अधिकारी होता था। जो अमल गुजार था वो जिला में राजस्व का जो है ना प्रमुख अधिकारी होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे कह रहा है 2SO2 + O2 अभिक्रिया करवाए 2SO3 ऊष्माक्षेपी है, तो क्या होगा बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च दाब उत्प्रेरक और क्या है निम्न ताप होगा। ठीक है, तो कह रहा है उच्च दाब उत्प्रेरक और निम्न ताप अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, अतः यह निम्न ताप पर क्या अनुकूल होती है। मोलों की संख्या में कमी होती है, अतः अभिक्रिया उच्च दाब पर क्या होता है अनुकूल होती है। जैसे 2SO2 है, O2 अभिक्रिया करवाए 2SO3 प्लस क्या है यहाँ पे क्या है तो ऊष्माक्षेपी है, मतलब यहाँ पे इसका जो है ना ताप मतलब क्या है ऊष्माक्षेपी है। ये कह रहा है यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि यहाँ पे देखिए 2 मोल है, यहाँ पे क्या 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे क्या है ताप मतलब ताप है और क्या है ऊष्माक्षेपी है मतलब निगेटिव में है। आगे कह रहा है यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्मादायक है, इसे आयतन की कमी होती है। प्रतिकारन मतलब रिएक्टेंट के अति जो है कह रहा है रिकैंटेंट मतलब कि 3 अणु प्रतिफल के 2 आयतन पे क्या करता है निर्माण करते हैं। आगे कह रहा है दाब का जो है ना प्रभाव क्या होता है। तो यदि ऊपर से साम्य का दाब बढ़ा दिया जाए तो ली चेल्टियर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया जो होता है, ठीक है, इसी में कह रहा है इसी बाहरी दाब को नष्ट करने की चेष्टा करेगी और अभिक्रिया जो है ना उसी दिशा में होगी जिससे आयतन में क्या हो कमी हो जाए। चूँकि अंतिम अभिक्रिया में आयतन कम होता है अतः दाब अधिक करने पे SO3 का क्या होता है अधिक बनेगा। आगे कह रहा है ली चैटेलियर का सिद्धांत क्या है। यदि कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया साम्यावस्था में हो और साम्य निर्धारण करने वाले एक या अधिक कारण सांद्र ताप दाब बदल दिए जाएं तो अभिक्रिया ऐसी दिशा में होने लगेगी जिससे परिवर्तन का प्रभाव जहां तक संभव हो समाप्त हो जाएगा। आगे कह रहा है ताप का प्रभाव क्या होता है। तो अगर साम्य का ताप कम कर दिया जाए तो अभिक्रिया की चेष्टा उस तरफ जाने की होगी जिस ओर जाने से अधिक ताप निकलेगा, अतः उपरोक्त अभिक्रिया का ताप घटाने से अधिक SO3 बनेगा क्योंकि अभिक्रिया उसमें क्या होता है उष्मादायक है। आगे कह रहा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन अर्थात ऊष्मा सिस्टम निकलकर परिवेश में प्रवेश करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे कह रहा है कौन सा कथन जो है ना असत्य है बताइए। इसमें असत कथन छांटना है कि कौन सा कथन असत्य है। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से यौगिक बनता है। क्या है बिल्कुल क्या है तो सही है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से क्या बनता है तो यौगिक बनता है। और यौगिक का जो है ना गुण मूल तत्वों से क्या होता है भिन्न होता है, भी क्या है तो सही है। और मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से क्या है बनता है, क्या है तो गलत है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है, क्या है गलत है। और आगे कह रहा है कि मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोजन से बनता है, क्या है तो बिल्कुल सही है। तो A, B और क्या है D सही है। इसमें क्या है तो C गलत था। तो कह रहा है मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से जो है ना बनता है, ये कथन क्या है असत्य है। यौगिक क्या होता है तो कह रहा है 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है एवं उसे उचित रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक संवर्धा भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभक्त किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं यौगिक कहते हैं। आगे कह रहा है यौगिक का संगठन हमेशा निश्चित होता है, इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्म से क्या होता है भिन्न होता है। आगे कह रहा है कि किसी यौगिक के घटकों को रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सकता है लेकिन भौतिक विधियों द्वारा नहीं। आगे कह रहा है मिश्रण क्या है तो मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुपातिक नियम को पूरा किए बिना रासायनिक संयोग से मिलता है तथा जिसकी अवयवी पदार्थों को सरल यांत्रिक और भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। आगे कह रहा है कि वायु कई गैसों मतलब धूल कणों का मिश्रण है। आगे कह रहा है कि समुद्री जल कई लवणों का मिश्रण है जिसमें सोडियम क्लोराइड प्रमुख तत्व है। आगे कह रहा है मिश्रण के अवयवी पदार्थों की प्रकृति तथा बने मिश्रण के गुण एवं संगठन के आधार पर समांगी एवं असमांगी मिश्रणों में क्या होता है विभाजित कर सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे करा है, सैंडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है, बताइए। सैंडल पीक जो है वो किस द्वीप पर अवस्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अंडमान पे है। तो कह रहा है सैंडल पीक जो है किस द्वीप पर अवस्थित है? तो उत्तरी अंडमान में है। तो कह रहा है कि सैंडल पीक उत्तरी अंडमान द्वीप पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर है। तो सैंडल पीक जो है ना उत्तरी अंडमान द्वीप का जो है ना पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 732 मीटर है और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या है? तो उच्चतम बिंदु है। और सैंडल पीक नेशनल पार्क से क्या है? घिरा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे कह रहा है कि लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है, बताइए। लैंगरहैंस द्वीप जो है किस अंग का भाग है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। क्या होगा? अग्नाशय। तो कह रहा है लैंगरहैंस द्वीप का जो है अग्नाशय का भाग है। और लैंगरहैंस द्वीप का की खोज पॉल लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री द्वारा 1869 में किया गया था। याद रखिए कि लैंगरहैंस द्वीप की खोज जो है ना पॉल लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1869 में किया गया था। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं अल्फा, बीटा, गामा होती है। ठीक है, लैंगरहैंस द्वीपिका में अल्फा कोशिका में ग्लूकागॉन हार्मोन, बीटा कोशिका में इंसुलिन हार्मोन तथा गामा कोशिका में जो है ना सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। तो याद रखिएगा कि लैंगरहैंस द्वीपिका कोशिका में जो है ना 3 तरह के होता है, अल्फा, बीटा, गामा होता है। तो अल्फा कोशिका में ग्लूकागॉन हार्मोन होता है और बीटा कोशिका में इंसुलिन होता है और गामा कोशिका में जो है ना सोमैटोस्टेटिन हार्मोन होता है। आगे ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पे रीनिंग का क्वेश्चन है कि थल सेना का संबंध स्थल से है तो नौ सेना का संबंध किससे, बताइए। ये क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल से है। थल सेना स्थल पे जमीन पे रहता है ना, तो नौ सेना कहाँ रहता है? पानी में रहता है, मतलब जल में रहता है। जिस प्रकार थल सेना का संबंध स्थल से है उसी प्रकार नौ सेना का जल संबंध किससे? जल से है। आगे कह रहा है कि मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य क्या है, बताइए। मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में पूछा है कि सत्य क्या होगा, बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अम्ल में लाल, क्षारक में पीला। तो कह रहा है मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल, गुलाबी तथा क्षारक में क्या होता है? पीला हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज का आणविक सूत्र C14H14N3NaO35 एक मिनट का यहाँ पे कह रहा है ना कि मिथाइल ऑरेंज का जो आणविक सूत्र होता है C14H14N3NaO3S है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का जो आणविक सूत्र है याद रखिएगा। इसका पीएच बोले रेंज बोले 3.1 से 4.14 होता है। मतलब मिथाइल ऑरेंज का जो होता है पीएच मान कितना? 3.1 से 4.4 होता है। और इसका उपयोग अम्ल एवं क्षार के अनुमान के लिए संकेतक के रूप में क्या किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 72 पे क्वेश्चन नंबर 72 कर रहा है लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें आवश्यक है, बताइए। कह रहा है कि लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें आवश्यक है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का 10वां हिस्सा। क्या होगा? लोकसभा का 10वां हिस्सा, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु लोकसभा के कुल सीटों का 10वां हिस्सा 55 सीटें प्राप्त होनी चाहिए। वर्तमान में लोकसभा में कुल सीटें कितनी? 543 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15 होते हैं। तो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने गए 15 न्यायाधीशों से बना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र जो का मुख्य क्या है? न्यायिक अंग है। आगे कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा जून 1945 में स्थापित किया गया था और अप्रैल 1946 में काम करना क्या शुरू किया गया। तो कह रहा है यह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा जून 1945 में स्थापित किया गया और अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया गया। आगे कह रहा है न्यायालय किस मामले में जो है ना, कह रहा है कि न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, बताइए। इसमें कह रहा है निम्न में से सत्य कौन सा है, बताइए। हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। मतलब चुनावी क्षेत्र के परिसीमन में भी और पंचायतों की सीटों का आवंटन में भी क्या है? हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो कह रहा है कथन 1 कथन 2 सत्य है, क्योंकि दोनों मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के पश्चात संसद विधि द्वारा परिसीमन अधिनियम को अधिमित करती है। अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का क्या करती? गठन करती है। परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में क्या करता है? सीमांकन करता है। आगे कह रहा है कि परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो परिसीमन आयोग का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है तथा यह निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है। कौन? परिसीमन आयोग। आगे कह रहा है कि पहला परिसीमन कार्य 1950 से 51 में हुआ था तथा आखिरी परिसीमन आयोग का जो गठन हुआ था 2002 में किया गया था। ठीक है, तो पहला परिसीमन कार्य जो है 1950 से 51 में हुआ था
तथा आखिरी परिसीमन का आयोग का जो गठन हुआ था 2002 में हुआ था, और 84वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अगले परिसीमन को जो है ना 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जो 2001 के जनगणना के आधार पे होगा, जबकि वर्तमान परिसीमन 1971 के जनगणना पे क्या है, आधारित है। आगे कह रहा है कि पंचायतों में सीटों का आवंटन फार्मूला संसद तथा राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है, जिसकी क्रियान्वयन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो कह रहा है पंचायतों में सीटों का जो आवंटन का फार्मूला संसद तथा राज्य विधानसभाओं द्वारा किया जाता है, जिसका क्रियान्वयन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया, याद रखिएगा। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और आगे कह रहा है अनुच्छेद 247 के घ में पंचायतों में आरक्षण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायतों में आरक्षण से संबंधित प्रावधान जो है किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिए अनुच्छेद 247 के घ में है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे कह रहा है अनुसूचित जाति मतलब जनजाति व महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य है। पिछड़े वर्गों के आरक्षण का फैसला राज्य विधानमंडल के स्वविवेक पर है। तो पिछड़े वर्गों के आरक्षण का जो फैसला है राज्य विधानमंडल के स्वविवेक पर है। और महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है। राज्य विधानमंडल इसे बढ़ा सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती है। बिहार सरकार द्वारा 2006 में पंचायत निकायों में महिला आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया गया। तो यहाँ पे कह रहा है ना, ये भी देखिए क्वेश्चन में पूछा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा 2006 में पंचायत निकायों में महिला का आरक्षण बढ़ाकर कितना कर दिया, 50% कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पे कह रहा है कि 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का जो नेतृत्व है किसने किया था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, MS खान ने किया था। तो कह रहे 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व MS खान ने किया था। 18 फरवरी 1946 को खराब भोजन, जातीय भेदभाव, कम वेतन, चरित्र व टिप्पणी आदि कारणों से रॉयल इंडियन नेवी के जहाज तलवार के गैर कमीशन कांड अधिकारियों और सिपाहियों ने, जिन्हें रेटिंज कहा जाता है, विद्रोह कर दिया। आगे कह रहा है विद्रोह का तत्कालीन कारण नाविक VC दत्त की गिरफ्तारी थी, जिन्होंने जहाज तलवार की दीवार पर अंग्रेज भारत छोड़ो लिखा था, ठीक है। आगे कह रहा है कि विद्रोहियों ने एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया, जिसका नेतृत्व MS खान उपाध्यक्ष मदन सिंह ने किया था, ठीक है। आगे कह रहा है विद्रोहियों को चलने के लिए सरकार ने एडमिरल गोल्फ्रेड को इस आदेश को भेजा कि ब्रिटिश फौजी को सारी सेना दमन के लिए लगा दिया जाए, भले ही संपूर्ण नौसैनिक शक्ति नष्ट हो जाए। 25 फरवरी 1946 को सरदार पटेल और जिन्ना के आश्वासन की उनका दमन नहीं किया जाएगा, विद्रोहियों का समर्पण कर दिया गया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 76 पे कह रहा है कि भारत ने फ्रांस और संयुक्त राज्य अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध जो है ना अभ्यास आयोजित किया था, बताइए। कह रहा है कि भारत ने फ्रांस और जो है ना UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, डेजर्ट नाइट। तो भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ डेजर्ट नाइट जो है ना अभ्यास आयोजित किया है, और यह वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है। इसका आयोजन जनवरी 2024 अरब सागर के ऊपर किया गया था। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कोरोवर AI कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है, बताइए। कह रहा है LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कोरोवर AI कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, भारत GPT। क्या है, भारत GPT। तो कह रहा है LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल कोरोवर AI कंपनी भारत GPT ने नाम से विकसित किया है। इसका उद्देश्य देश में प्रचलित भाषा विविधता चुनौतियों का समाधान करते हुए 22 भारतीय भाषाओं में AI वार्तालापों संवादों को यहाँ बदलना है। आइए क्वेश्चन 78 पे कह रहा है कि ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है, बताइए किससे। ब्लड प्रेशर जो होता है किससे व्यक्त करते हैं, बताइए क्या होगा। तो 78 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, सिस्टोलिक या क्या डायस्टोलिक। तो कह रहा है ब्लड प्रेशर में व्यक्त किया जाता है सिस्टोलिक डायस्टोलिक, याद रखिएगा। तो आगे कह रहा है कि ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक द्वारा व्यक्त किया जाता है, और रुधिर कोशिकाओं की दीवार पतली एवं गुहा संकरी मतलब नैरो होने के कारण दाब के साथ रुधिर को भेजा जाता है। यह दाब निलयों के संकुचन से उत्पन्न होता है एवं इसे सिस्टोलिक प्रेशर क्या कहते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 120 मिलीमीटर पारे के स्तंभक द्वारा जो है ना उत्पन्न दाब के समान होता है। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 मिलीमीटर पारे के स्तंभक द्वारा उत्पन्न दाब के समान होता है। इस प्रकार निलय के प्रसारण से भी दाब उत्पन्न होता है। जब रुधिर आलिन से निलय में प्रवेश करता है तब इसे जो है ना डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। यह 80 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के द्वारा दाब जो है ना दाब के समान होता है, ठीक है, उत्पन्न दाब के समान होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो है ना
और सिस्टोलिक प्रेशर मतलब डायस्टोलिक प्रेशर 120/80 के रूप में लिखा था। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य का जो है सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है 120/80, मतलब 120 होता है सिस्टोलिक होता है, 80 क्या होता है डायस्टोलिक होता है। आगे कह रहा है रुधिर चाप उम्र, बीमारी तथा विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक स्थिति को दर्शाता है, लेकिन प्रत्येक अवस्था के लिए एक परासर मान होता है। इस अवस्था के रुधिर चाप ज़्यादा घटने बढ़ने से वह शारीरिक अवस्था में क्या होता है दर्शाता है, शारीरिक अवस्था को क्या करता है दर्शाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 पे कहा दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी, बताइए। दूसरी सबसे बड़ी पाचन पूछा है, दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय है। अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। इसकी लंबाई 6 से 10 इंच है। यह उदर के पीछे ऊपरी बाएं में उदर में स्थित होता है। अग्नाशय बहिस्रावी कार्य जैसे एंजाइम का उत्पादन शामिल होता है, जो पाचन की प्रक्रिया में क्या होता है सहायक होता है। तथा अंतःस्रावी कार्य जो इंसुलिन और ग्लूकागोन के स्राव द्वारा रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए जिम्मेदार होता है। और यकृत जो होता है ना शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, याद रखिएगा। और दूसरी बोलेगा तो क्या होता है अग्नाशय होता है। यकृत क्या होता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दूसरी पूछा था, तो इसलिए क्या होगा अग्नाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे करा मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा क्या होती है। मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा क्या होती है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर रहती है। तो कह रहा है मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा स्थिर रहती है। किसी बिंदु पर स्थित ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा उतनी ही वृद्धि हो जाती है। किसी ऊंचाई h पर स्थित ऊर्जा का अधिकतम होती है। जैसे जैसे वस्तु नीचे गिरती है उसके वेग में वृद्धि होती है और स्थितिज ऊर्जा में कमी तथा गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब वस्तु पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला होता है तब इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम, क्योंकि h बराबर 0 हो जाती है। अतः ऊर्जा नष्ट नहीं होती है बल्कि परिवर्तन होती है। और प्रत्येक बिंदु काइनेटिक एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब के मतलब क्या है काइनेटिक एनर्जी, अब पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बराबर अचर ही रहता है। तो कह रहा है अतः कहा जा सकता है कि मुक्त रूप से गिरते पिंड का ऊर्जा स्थिर रहता है। ठीक है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा 0 रहेगा। और जब पोटेंशियल एनर्जी जब मतलब काइनेटिक बराबर क्या है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है परिवर्तित होता है। आगे कह रहा है काइनेटिक एनर्जी मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बराबर 0 में क्या परिवर्तित होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए यहाँ पे कह रहा है अर्थार्थ में दिया हुआ है स्थितिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या है अचर होगा। ठीक है, 81 में क्वेश्चन कह रहा है कि मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा को पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला जो उपकरण होता है ना वो कौन सा है, बताइए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेनीमीटर। क्या होगा प्लेनीमीटर। तो कह रहा है कि प्लेनीमीटर के द्वारा मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर क्या है, तो हाइग्रोमीटर के द्वारा सापेक्ष आर्द्रता को मापते हैं। तो हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या होता है, तो सापेक्ष आर्द्रता को मापते हैं। एनीमोमीटर से क्या होता है, तो एनीमोमीटर के द्वारा हवा की गति को मापते हैं। तो सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर, हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर। और रोटामीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, रोटामीटर द्वारा एक बंद ट्यूब टाइप पाइप में तरल पदार्थ गैस के प्रवाह दर को क्या करते हैं मापा जाता है। चलो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या रीजनिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको फुलफिल करना नॉन-वर्बल रीजनिंग है। यहाँ पर बताना है कि जो है ना यहाँ पे कैसा आकृति होगा। देखिए इसका 82 का आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा तो ए होगा। क्या होगा ए होगा, इसका क्या होगा ए होगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इस कागज़ को अथी जो है ना काटना और मोड़ना था। ठीक है, आगे देखिए इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। ठीक है ना, आप लोग देख लीजिए। आगे तो रीजनिंग क्वेश्चन है, बस देख लेना है कि हाँ किस प्रकार जो है ना रीजनिंग पूछा हुआ है। नॉन वर्बल रीजनिंग भी पूछता है, वर्बल पूछता है, नॉन वर्बल भी पूछता है। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पे क्या है चित्रों का सही मतलब समीकरण मतलब बैठाने बोल रहा है। देखिए चलिए आगे देखिए, ये भी देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है 84 नंबर। और आगे देखिए 85 नंबर। ये देखिए 85 नंबर क्या है, तो मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ पिता की उम्र 4 वर्ष, इस तरह से आयु से क्वेश्चन एक मैथ का क्वेश्चन आया था आयु से। बाकी इसका पहले जो हम क्लास करवाए थे सिलेबस का ही क्लास करवाया, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो सिलेबस का क्लास देख लीजिएगा, आपको उससे पता चल जाएगा ना कि हाँ कौन सा क्वेश्चन मतलब किस सब्जेक्ट से कितना पूछा था और कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए सिलेबस का क्लास आप लोग जरूर देखिए, बहुत फ़ायदा करेगा। आगे देखिए 84 नंबर हो गया। आगे इधर देखिए 85 हो गया और 86 भी क्या है, इसमें त्रिभुज याद करना है। एक त्रिभुज का क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा कि क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर करने से यही होता है ना कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, किस प्रकार हम पढ़ें, हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है ना,
तो याद रखिएगा ना कि एक त्रिभुज से क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए इस मतलब जो भी मतलब है प्रैक्टिस करते रहिएगा। मतलब बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल पे आपको मतलब जो है ना त्रिभुज गणना करने के लिए आपको जो है रीजनिंग क्वेश्चन आपको मेंस में बहुत फायदा करेगा, क्योंकि रीजनिंग पढ़िएगा तो मेंस में आपका मेरिट बनाएगा। क्योंकि 20 सोचिए कि 20 रीजनिंग पूछा है, सिलेबस में करवाया था तो उसमें 20 रीजनिंग था। आप नहीं देखें जरूर देखिएगा सिलेबस वीडियो। चलिए आगे देखिए, यहाँ भी देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे दिशा ज्ञात करना है। आगे देखिए ये भी देखिए दिशा, देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से आया है। देखिए आगे देखिए 89 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। आगे देखिए, चलिए आगे देखिए मैथ का हो गया, सेकेंड मेथड बनाए हुए हैं सर। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट आइए आप थर्ड। देखिए थर्ड मेथड भी बना हुआ है। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी देखिए क्या है, तो मतलब क्या है, तो ये मैथ का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, देखिए नन भरवल रीजनिंग कितना पूछा है, आकृति वाला, ये भी क्या है। तो चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ये 92 पे देखिए कर रहा है ना। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन द्वितीयक समूह का है, बताइए। इसमें कह रहा है कौन द्वितीयक समूह का है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अस्पताल है। क्या अस्पताल, तो कह रहा है अस्पताल द्वितीयक समूह का उदाहरण है। द्वितीयक समूह उसे कहते हैं जो आकार में बड़े होते हैं, जिसके सदस्यों में घनिष्ठता का अभाव होता है तथा जिनमें अव्यक्त संबंध पाया जाता है। उदाहरण में क्या है, महाविद्यालय है, अस्पताल है, श्रमिक संघ है और संसद है। आगे कह रहा है प्राथमिक समूह किसे कहते हैं, जो आकार में छोटे हो तथा जिसके सदस्य आपस में निकट व्यक्तिगत चिरस्थायी संबंध रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक समूह कहते हैं। जैसे क्या है, परिवार है, मित्र है, पड़ोसी है, संबंधी है, क्या है, रिश्तेदारी, सब किस में आता है, तो द्वितीय मतलब प्राथमिक समूह में आता है, याद रखिएगा। और महाविद्यालय, अस्पताल, श्रमिक संघ और संसद क्या है, तो द्वितीय मतलब जो है ना द्वितीय समूह में आता है। और प्राथमिक बोलेगा तो परिवार, मित्र, पड़ोसी और संबंधी रिश्तेदार होता है। आगे देखिए, इसमें भी देखिए रीजनिंग क्वेश्चन एपी का क्वेश्चन एक आया था, श्रेणी क्रम में पूरा करना है। आगे देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ही होगा ना, का पता चला है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन हमको पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना चाहिए। पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन कौन छोड़ना ये भी जरूरी होता है। आगे देखिए 95 का नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है, बताइए। पीर पंजाल जो है किसके अंतर्गत आता है, बताइए क्या होगा। पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या होगा, जम्मू कश्मीर। याद रखिए पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है, तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, तो कह रहा है देखिए कि पीर पंजाल जम्मू कश्मीर और हिमालय प्रदेश के अंतर्गत आता है, और पीर पंजाल मध्य हिमालय का भाग है, और यह मध्य हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है। मध्य हिमालय, लघु हिमालय के अंतर्गत 5 श्रेणियों के महत्वपूर्ण कौन है, पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, नागटिम्बा और मसूरी है। तो कह रहा है कि मध्य हिमालय, लघु हिमालय के अंतर्गत 5 श्रेणियाँ महत्वपूर्ण है, पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, नागटिम्बा तथा मसूरी है। आगे देख कह रहा है कि हाइड्रोजन पहली कक्षा से दूसरी में जाने पर कोणीय संवेग होता है, बताइए। कह रहा है हाइड्रोजन पहली कक्षा से दूसरी में जाने पर कोणीय संवेग होता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2.21 गुना 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो कह रहा है कोणीय संवेग जो है ना v बराबर NH/2 पाई या MVR बराबर NH/2 पाई। M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, R क्या है, कक्ष की त्रिज्या है, H क्या है, प्लांक स्थिरांक है, मतलब प्लांक कांस्टेंट, N क्या है, कक्षों की संख्या जैसे 1 2 3 है, इसको बनाकर बताया गया है। आगे तो देखिए 97 क्या है, तो ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है, इसमें फुलफिल करना है। आगे का क्रम क्या होगा, और आगे देखिए 98 भी वही है, क्रम ज्ञात करना है, DTEUGWZ, आगे क्या होगा, तो इसी प्रकार देखिए दिया हुआ है DTE क्रम में +1 +2 +3 +4 बढ़ा है। इसी प्रकार जो है ना ये देखिए कि ये देखिए ना कि रीजनिंग ईजी है, लेकिन रीजनिंग में क्या होता है ना, सोचना पड़ता है। और जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगा ना, हम रहे चाहे कोई आप रहिए चाहे कोई और रहे, जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगा, जब तक जो है ना समय के अनुसार नहीं बन पाए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए समय के साथ जो है ना प्रैक्टिस जितना होगा तभी आपको जो है ना फायदा करेगा। क्लास देखने से बहुत सारा क्वेश्चन याद होगा, और जो भी मैथ रीजनिंग क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तभी आपका जो है एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ेगा, ठीक है ना। इसलिए प्रैक्टिस सेट बैच जो भी स्टार्ट हुआ है, बिहार एसआई का जो बैच स्टार्ट हुआ है होमवर्क सीरीज का, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको होमवर्क के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। और प्रैक्टिस सेट 1 महीना नहीं, आपको जो भी बुक आएगा, आपको पीटी एग्जाम तक, जब तक दरोगा का अभी वैकेंसी भी नहीं है, पीटी एग्जाम जब तक हो जाएगा तब तक आपका जो है ना ग्रुप में आपका बुक से, आपको जो भी मार्केट में बुक आएगा, इंपॉर्टेंट बुक आएगा, आपको सारे बुक से जो है ना पर डे आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। वो भी आपको ग्रुप में जब जुड़िएगा तो आपको अलग ग्रुप में जोड़ा जाएगा,
और उसके बाद जो है ना आपको अलग से जो है मतलब उसी ग्रुप में जब जुड़िएगा तो उसमें आपको डिटेल के साथ, पूरा डिटेल के साथ आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसका आंसर मिलाइए और उसके बाद जब क्लास आया क्लास को देखिए, उसके बाद सारा क्वेश्चन जो है ना कंठस्थ याद हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपको डिटेल में इंपॉर्टेंट लगे सारा डिटेल को आप पढ़िएगा, क्योंकि सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऑनलाइन तो आप टेलीग्राम पे देखिए आपको लगाना ही है, जो हम करवा रहे हैं टेलीग्राम पे नंबर 1 टेस्ट मतलब ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। उसमें 7:30 बजे सुबह घटनाचक्र का साइंस टेस्ट होता है। उसके बाद 3 बजे बिहार एसआई का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होता है। उसमें आप क्वेश्चन आप सेट लगाइएगा, जो लगा रहे हैं उनको पता होगा किस प्रकार जो है क्वेश्चन सेट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट किया जाता है बिहार दरोगा से एग्जाम संबंधी। बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा, मतलब जो है ना मेनली रूप से बिहार दरोगा है, लेकिन आपका बीपीएससी एग्जाम है तो बीपीएससी को भी वो फॉलो कर लेगा, ठीक है ना। इसलिए और शाम में जो है 7 बजे और शाम में रात में 9 बजे 5000 एडुटेरिया 5000 और 7500 का दोनों का टेस्ट होता है। मतलब टेलीग्राम पे 4 तरह का टेस्ट हो रहा है। चारों टेस्ट जरूर जब भी होता है ग्रुप में जो है ना सारा टाइम टेबल दिया रहता है, तो आपको सारा जो है उसमें टाइम पहले पिन कर दिया जाता है कि हाँ इस समय टेस्ट होगा। और सारा का जो है टाइम फिक्स है, 7:30 बजे, 3 बजे, 7 बजे और 9 बजे, ठीक है ना। तो सभी लोग टेस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे सारा लिंक दिया हुआ है कैसे कैसे क्या करवाया जाएगा। बिहार दरोगा जो बैच 2 आया है होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट, इसमें क्या है ना 2 में यही खासियत है कि आपको होमवर्क 2 मतलब जो 2 में क्या है तो होमवर्क प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों है। और ये जो बैच है पीटी एग्जाम तक जो है ना आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो सोचिए कि कितना आपको जो है ना इस बैच में दिया जा रहा है। आपको 149 पर मात्र पे करना है, 149 पर पे कीजिएगा। और उस पर ना टेलीग्राम चैनल पे जब जुड़िएगा उसमें आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे आपको सारा डिटेल वगैरह मिल जाएगा। वहाँ पे आईडी है, राज राहुल के नाम से होगा। उस आईडी पे क्लिक कीजिएगा, उस आईडी पे क्लिक करके जो है ना पैसा पे करने का स्क्रीनशॉट उस आईडी पे भेज दीजिएगा। आपको जो है ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा पर्सनल, उसी जब भेजिएगा तो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। और आपको जो बैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ है जो है ना सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। जितना जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए उतना जल्दी जो है ना बैच जो है स्टार्ट कर दिएगा। मतलब 2-3 दिन के अंदर जो है ना बैच 2-3-4 दिन जो भी है दुर्गा पूजा के बाद मतलब बैच फुल्ली रूप से जो है ना मतलब स्टार्ट कर दिएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट जो भी हम ग्रुप में मतलब यूट्यूब पे करवा रहे हैं वो सारा प्रैक्टिस सेट स्पार्क का हो गया, क्रेन पब्लिकेशन का है सारा प्रैक्टिस सेट, उसमें जो है डेली एक प्रैक्टिस सेट उसमें डाला जा रहा है। आज जो ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक ये जो है करवा रहे हैं इसका पूरा डिटेल पीडीएफ जो है उस ग्रुप में डाल दिए हैं जो लोग जुड़े हैं। तो सभी लोग जुड़िए जरूर। 149 जो भी प्रॉब्लम होता है आप इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, 75 49 39 24 90। दिखाने पर है, देखिए लिख लीजिए 75 49 39 24 90 हो क्या है 75 49 39 24 90। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको जो है ना सारा जानकारी मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर से एक बार नोट कर लीजिए 75 49 39 24 90। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। थोड़ा सा ना मतलब नहीं हो पा रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको सारा डिटेल दे दी जाएगा। मतलब क्या परेशानी आपको, मतलब क्या आपको कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। आपको जो भी लोग उठाएंगे आप उन पे जो भी प्रॉब्लम होगा आप बता दीजिएगा, आपको सारा वो डिटेल ना प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो उस बैच को सभी लोग ज्वाइन कीजिए। आपको सारा होमवर्क जो है घटनाचक्र का सारा बुक है, 6 बुक है घटनाचक्र का, एनसीईआरटी सार संग्रह, लुसेंट है और एक 100 जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट का एक प्रैक्टिस सेट है, मतलब चैप्टर वाइज है, वो भी बुक उसमें ऐड किया गया है बैच 2 में। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें आपका सारा जो है ना आप टेलीग्राम चैनल जब ज्वाइन कीजिएगा उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है कैसे कैसे क्या करवाया जाएगा। और ये सोचिए ना कि आपको पीटी एग्जाम तक जो है ना आपको प्रैक्टिस सेट उस बैच में दिया जाएगा। बैच 2 में आपको सारा प्रैक्टिस सेट का मतलब जो है डेली आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट जुड़ने के लिए जो है ना आप आराम से जुड़िए, आराम से पीटी एग्जाम तक लगाते रहिए और आराम से अपना तैयारी को बेहतरीन करते रहिए, ठीक है ना। तो आगे देखिए 99 भी वही रीजनिंग क्वेश्चन था। और आगे देखिए 100 नंबर क्या था, देखिए इसको देख लीजिए। कह रहा है संगम साहित्य में मुवेदार को कौन 3 राज्य का वर्णन किया था, बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चोल, चेर और पांडे होगा, ठीक है। तो संगम साहित्य में मुवेदार को में कौन 3 राज्य का वर्णन है तो क्या होगा, चोल, चेर, पांडे। तो कह रहा है संगम साहित्य में वर्णित मुवेदार का संबंध चोल, चेर, पांडे से राजवंश से था, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सेट नंबर जो है ना 1275 का जो पीटी करवा दिए, फर्स्ट शिफ्ट का, सेकेंड शिफ्ट का भी करवा दिए और मेंस का भी आज ये किया है वो समाप्त हो गया। और अगले जो भी सेट रहेगा या तो नोट्स रहेगा वो जो है स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, राहुल स्टडी ग्रुप का टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल पे जो भी लोग देख रहे हैं सभी लोग को शेयर जरूर कीजिएगा और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे आपको प्रैक्टिस सेट या तो जो भी आपको मार्केट में बुक आएगा
और ज्ञान बिंदु का जो भी जो सर करवा रहे हैं 50 क्वेश्चन का या तो 100 क्वेश्चन का आपका तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, 1-2 दिन बात अलग है, लेकिन आपको सारा इस चैनल पे जो है ना सारा क्लास आपको देखने को मिलेगा। इसलिए सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नंबर आप लोग नोट कर लिए ना, नंबर तो नंबर आप नोट कर लिए होंगे 75 49 39 24 90, ये नंबर नोट कर लीजिएगा। नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, जो भी आपको परेशानी होगा आप नंबर पे जो है ना कॉल कीजिए, आपको सारा परेशानी दूर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और देख लीजिए, एक मिनट और देख लीजिए, देखिए ये जो सारा बुक है देखिए दिया हुआ है, देखिए ये सारा बुक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है। ये जो भी सारा बुक आपको दिख रहा है ये सारा बुक आपको करवाया जाएगा, ये सारा बुक आपको बैच में करवाया जाएगा। और प्लस प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा पूरा बुक का। तो जो भी इंपॉर्टेंट मार्केट में आएगा वो सारा देखिए, 2 प्रैक्टिस सेट अभी मार्केट में आया है, दोनों प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। 149 रुपये फी लग रहा है, जो भी डिटेल सारा दिया हुआ है। और आईडी पे नीचे आईडी दिया, और आईडी पे जो है ना टेलीग्राम पे आईडी दिया, और आईडी पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आज के लिए यहीं तक।